आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री, राजा और राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री। ठीक है, क्लास 6 हिस्ट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, जो कुछ लोग शासक कैसे बने। हमें पता होना चाहिए आज से पहले हमारे यहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। तो भाई वो लोग राजा कैसे बने आखिर। चलो, राजा का बेटा राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, पर पहला राजा फिर कैसे बना, है ना। तो ये बड़ा अजीब सा सवाल हमारे मन में आता है। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कराकर प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो था एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें घोड़े को राजा के लोगों में स्वतंत्र चित्रण छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को दूसरी ओर राजा ने रोका तो उसे वह अश्वमेध यज्ञ करने से लड़ाई करनी पड़ती थी। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। देखो, होता क्या था पहले के टाइम पे कि इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख के लिए, स्वतंत्र विचार के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, अब होता क्या था, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वह अश्वमेध यज्ञ करने के वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। जो घोड़े को छोड़ा जाता था और कोई भी राजा है वो उसे रोकता था अपने क्षेत्र में आने से। अगर उसने उसे रोक लिया तो यानी कि वह राजा ज्यादा शक्तिशाली है, जो रथ वाला राजा है वो शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, पर उसने अगर जाने दिया तो यानी कि वो वाला राजा शक्तिशाली था, ये वाला राजा शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, उन राज्यों को यज्ञ आमंत्रित किया जाता था, यज्ञ विष्टि पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था और अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ठीक है, इन्हीं आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था, जिसमें बाघ की खाल से बना होता था। राजा सारथी ही उसका सहचर होता था और यज्ञ के अवसर में वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था, जो उसका सारथी होता था। ठीक है, अब संबंधी खासकर रानियों तथा पुत्रों में कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। आमंत्रित राजाओं का सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखना होता था। ठीक है, अब एक चीज, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ साथ अनुष्ठान करता था। ठीक है, जिसमें क्या था बेटा कि अगर सामान्य लोग, वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे तो कोई अनुष्ठान करता था, पर जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे वह अनुष्ठानों में शामिल नहीं हो सकते थे। यस, पुरोहित कौन? पंडित, जिनको शूद्र कहते थे, वो इनमें शामिल नहीं हो सकते थे किसी भी कीमत पर। ठीक है, क्योंकि वो अछूत थे और वह बिल्कुल भी समाज की किसी भी कार्य में, पवित्र कार्य में नहीं आ पाते थे। ये बहुत ही गंदा सा नियम था कि कोई भी भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, खुदा के द्वारा, अल्लाह के द्वारा बनाया गया, ऊपर वाले के द्वारा बनाया गया व्यक्ति कोई ऐसा मतलब उसके साथ कैसे कर सकता है कि वो शूद्र है ना। तो उसको किसी भी कार्यों में आप नहीं शामिल होने दोगे। ये किसने कहा था? पुरोहितों ने कहा था। तो इट्स टू मच डर्टी थिंग, बट कोई बात नहीं था उस टाइम पर। ठीक है, वर्ण व्यवस्था, उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन था, यज्ञ करना था। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था। उन्हें उपहार मिलता था जिसके लिए, और क्षत्रियों का काम युद्ध करना था और उनकी रोगों की रक्षा करनी थी। वैश्यों का काम खेती करना था, पशुपालन करना था। शूद्रों का काम अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था। ठीक है, अब इसलिए चित्रभूषण। अब जनपद क्या था, कैसे राज्य बने। ठीक है, जनपद, देखो जनपद का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको ये समझा देती हूँ। ठीक है, देखो जनपद, ठीक है, 2 भागों में, 2 शब्द से मिलकर बना है, जन प्लस में पद। ठीक है, जन प्लस में पद। जन मतलब जनता। ठीक है, पैर पसारना। ठीक है, क्या? पैर पसारना। जहां जनता अपना पाँव रख दे, जहां जनता अपना पाँव मतलब पैर है। ठीक है, पाव भाजी वाला पाँव नहीं है, पाँव
रख दे वा वहाँ बस जाए, ठीक है, वहाँ बस जाए, ठीक है, वह जनपद कहलाता है, ठीक है, जनपद, वह जनपद कहलाता है, ठीक है, ठीक है। और जो अच्छा होता है, बहुत डिवेलप होता है, देखो महायज्ञों के करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, यानी कि जनता के बसने की जगह। पुरातत्विदों ने इन जनपदों में कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा, इनमें प्रमुख खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियां तथा अन्य जानवरों को पालते और चावल, गेहूं, धान जैसी जैसी फसलों का क्या करते थे बेटा, ये फसलें उगाते थे, ठीक है, इन जैसी फसलें उगाते थे। तो जनपद मतलब क्या होता है, जहाँ पे जनता क्या कर दे, अपना गाँव पसार दे या जनता रहने लगे, है ना, उसे हम जनपद कहते हैं। चलो जी, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे। मिट्टी के बर्तन जो होते धूसर होते थे या फिर लाल रंग के होते थे। और पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते हैं, धूसर पात्र में जाना जाता है उसे, ठीक है। इसके अलावा एक जैसे नाम स्पष्ट है, बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, आमतौर पर सरल रेखाएं ज्यामिति आकृतियों के रूप में है। अब भाई जनपद तो हमें पता चल गया जनपद क्या है, ठीक है, पर महाजनपद क्या है, ठीक है। 250 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, है ना, जिन्हें क्या कहा जाने लगा, जिन्हें हम महाजनपद कहने लगे, है ना। महाजनपदों को दिखाया गया इस चित्र में। महाजनपद की राजधानी होती थी, कई राजधानियां किलेबंदी की गई थी, चारों तरफ लकड़ियां ईंटों के पत्थर से। किलेबंदी क्या होती है, जैसे यहाँ पे कोई राजधानी है तो चारों तरफ उस राजधानी के क्या कर देते हैं, लकड़ी या फिर पत्थरों से उसे चारों तरफ से किलेबंदी कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया ज़्यादा जूम हो गया, वेट, हाँ यहाँ करना है हमने हल्का सा जूम, ठीक है। आपको दिख रहा होगा वैसे, होप सो दिख रहा हो, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे जनपद थे ना बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तक्षशिला, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा देती हूँ। देखो तक्षशिला झेलम नदी के पास, गंधार अफगानिस्तान में, नहीं पाकिस्तान में, ठीक है, तक्षशिला भी पाकिस्तान में, ठीक है। और फिर उज्जैन, कौशाम्बी, मगध, वैशाली, हस्तिनापुर, ठीक है, ये सब है, ये आपके महाजनपद है, ठीक है, ये आपके महाजनपद है जी। अंग ये भी, ठीक है, अवंती भी, ये रहा, वज्जी भी, अंग भी, ठीक है जी। और ये तो नदियां है ही खैर, ठीक है। अब ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, 1 मिनट में से पहले ठीक कर लेती हूँ पेज को, गुड, अब ठीक है, ठीक है। ऐसा लगता है कि राजाओं के आक्रमण से डरकर सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया और कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर समृद्धि शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे और किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। लाखों की संख्या में ईंट पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था और स्त्री पुरुष तथा बच्चों से लिए अधिक परिश्रम किया और आवश्यकता पड़ती होगी। जाहिर सी बात है, जब इतनी किलेबंदी कराते थे तो इतने सारे लोगों की जरूर पड़ती होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता, है ना। तो नेक्स्ट इज, अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाही को नियमित वेतन देकर साल रखा जाता था, पूरे साल के रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। याद रखना, इसी टाइम पे सिक्के चले थे, आहत सिक्के, ठीक है। आहत सिक्के फेमस सिक्के होते थे, ठीक है जी, सिक्के,
हम वैसे इसमें 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। कर क्या होता था, जिसे हम टैक्स कहते हैं। महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, तो इसलिए प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। उसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर अब नियमित रूप से वसूलने लगे थे, जैसे कि फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों और जानवरों या उनके उत्पाद पर कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, व्यापारियों के सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटों और संग्राहकों को जंगल की प्राप्ति वस्तु देनी पड़ती थी, है ना। तो ये सब कर हमें देने पड़ते थे। कृषि में परिवर्तन हुआ। इस युग के अंदर कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए, जैसे फाल, हल के फाल अब लोहे के फाल बनने लगे। एक मिनट। हाँ, तो अब क्या हुआ, हल के फाल अब लोहे के फाल बनने लगे। कठोर जमीन के लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोता जा सकता था। यानी कि कृषि में क्या परिवर्तन आया, लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा। ठीक है, लोहे के हल के फाल अब लोहे के फाल बनने लगे। लोहे के फाल का प्रयोग करने लगे लोग, जिससे कि लोगों को आसानी होने लगी। ठीक है, और फसल की उपज बढ़ाई गई। दूसरे लोगों ने धान पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, इसकी वजह से आसानी हुई खेती में। ठीक है, आसानी तो हुई खेती में, और क्या हुआ, और पैदावार भी बढ़ी, है ना, बढ़ी। ठीक है, पैदावार भी बढ़ी। ठीक है, पैदावार भी बढ़ी। इसके साथ साथ अब एक और चीज आती है, हाँ, सूक्ष्म निरीक्षण हमने किया। अब हमने लगभग, मगध कहाँ पर है बेटा, मगध है आज के बिहार के अंदर। बिहार को ही मगध कहा जाता है। एक मिनट, बिहार लिखा गया, मगध क्या है, मगध क्या है, आज का बिहार। ठीक है, आज जो बिहार है उसी को पहले मगध कहते थे। लगभग 2 सालों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन के उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों की पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना से काम लगाया जाता था। सही यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इसके क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें मौजूद औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोग थी। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। क्या नाम था उन शासक का, बिंबिसार, अजातशत्रु हुए थे। जनपद के जीतने के लिए साधन अपनाते थे। महापदानंद एक महत्वपूर्ण शासक था। नंद वंश का राजा कौन था, महापदानंद एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था, जो नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया। और बिहार में राजगृह यानी कि आधुनिक राजगीर जो आज के टाइम पर है, कई सालों तक। अब राजगीर जो है पटना है, ठीक है, राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज पटना राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। ठीक है, और उसने क्या करा, पूरी तरह से सफल न होने पर भी मिस्र और पश्चिम एशिया पे कुछ राज्य जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। जब उसने मगध की और कुछ करना चाहा तो उसने सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वह इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों से पास पैदल रथ और हाथी की बहुत बड़ी सेना है। तो सिकंदर की सेना ने, सिपाहियों ने मना कर दिया था इस पे आक्रमण करने से। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो वज्जी है, वज्जी क्या है, मगध बता दिया ना, मगध में क्या था। अब वज्जी भी एक क्या था बेटा, एक महाजनपद था, जैसे हमने पढ़ा है ऊपर। ठीक है, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था या गढ़ संघ कह सकते हैं, संघ था। गढ़ या संघ कई शासक होते थे। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा व्यक्ति अनुष्ठानों को एक समय संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत और बहस विवाद के जरिए करते थे कि क्या करना है। मतलब पहले यहाँ पे ना क्या होता था, एक संघ होता था।
ठीक है, एक यूनियन बना देते थे या फिर एक गढ़ बना देते थे, जिसके अंदर ये सब लोग क्या करते थे, बात करते थे बैठकर, और एक दूसरे से हर चीज़ पे क्या लेते थे, सलाह या मशवरा लेते थे। ठीक है, सलाह मशवरा लेते थे और चर्चाएं करते थे। स्त्रियां दास कमकार सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकती थी। ठीक है, वज्जी का ये वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ, जिसमें व्याख्यान 2300 साल पहले का लिखा हुआ है। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अपने मंत्री वासाकार बुद्ध के पास सलाह के लिए पहुंचे तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वो पूर्ण नियमित रूप से सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे और समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ में जोर दबस्ती नहीं करेंगे, तभी वो लोग क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे। ऐसा बुद्ध कहते हैं उनसे अजात शत्रु से। ठीक है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद अब राज्य अब लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उनके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ संघ पर विजय प्राप्त कर ली, राज्य शामिल कर दिया। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सही गलत बताना है। अश्वमेध के घोड़े और राज्य की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ आमंत्रित किया जाता था। ये आपको बताना है सत्य है या असत्य है। राजा के 7 सारथी ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते थे। सारथी पवित्र जल का नहीं, पुरोहित करते थे। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल में मिले चित्रित धूसर पात्रों को अनाज में रखा जाता था। महान जनपदों में बहुत सारे नगर किलेबंद होते थे। यह आपने बताना है। अब नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो। मतलब ये कि महाजनपद के जो राजा थे, ठीक है, वो आखेटक, संग्रहक थे, कृषक थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, पशुपालक थे। ये बताना है आपने। समाज में वो कौन से समूह थे जो गणों और सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? कौन सा समूह था वो? 2 ही थे, है ना, लिख देना। राजाओं ने किले क्यों बनवाए? एक ये वाला क्वेश्चन भी आपने करना है। नए शासक, इन्हें पता है सॉल्व करना। देखो ये वाले तो आपका आ जाएंगे आंसर राइटिंग में, जिसके आपने आंसर लिखना है, वो ऊपर वाले टिक मार्क में आ जाएंगे। नए शासक 3000 साल पहले बनने स्टार्ट हुए, मतलब आने शुरू हुए। महाजनपद 3000 साल पहले बने सिकंदर का आक्रमण के बीच, लेकिन 2300 साल पहले। गढ़ 1500 साल पहले बनने शुरू हुए। बस कंप्लीट योर चैप्टर। ठीक है, कंप्लीट योर चैप्टर, डन। अब आपने फोकस करना है अपनी स्टडी पे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन कमेंट ऑन दिस सेशन। ठीक है, एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ एवरीवन।